हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। एनसीईआरटी साइंस की अगली सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पिछली लगभग 2-3 क्लासें किसी कारण से हो नहीं पाई है, तो मैंने आपको मालूम है कि अपना अंतःस्रावी तंत्र चल रहा था और अंतःस्रावी तंत्र के टोटल लगभग 2 पार्ट अपने कंप्लीट करवा दिए थे। पहले पार्ट में बेसिक अंतःस्रावी तंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, प्लस एंजाइम हार्मोन्स को समझा था, प्लस अपने हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में चर्चा की थी। सेकंड पार्ट में अपन ने टोटल 30 एमसीक्यू एनसीईआरटी के जो लिए थे वो वास्तव में पूरे ही पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित थे। आज अपन गले की तरफ चर्चा करते हैं और गले में जो ग्रंथि स्थित है ना उसका क्या नाम है, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। और ध्यान रखना इसे ही बोला जाता है कौन सी ग्रंथि, आउटू ग्रंथि। आज भी टोटल अपन ने 30 एमसीक्यू लिए हैं, तो ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि वास्तव में समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन उठते हैं तो थायराइड ग्लैंड से उठते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि से उठते हैं। हाँ, आजकल जो भी एग्जामिनेशन हो रही हैं, भले वो रेलवे हो भले वो रेट हो, उनमें कुछ लेवल के क्वेश्चन पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि से भी उठने लगे हैं, क्योंकि वर्तमान में आपको मालूम है कि डायबिटीज को लेकर काफी समस्या चल रही है। तो अपन हर बार की तरह उसी तरह अपन सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं, उसके बाद में अपन साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो शुरू कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि के थ्योरेटिकल पोर्शन को। यहां पर मैंने तुम्हारे सामने एक इमेज ड्रॉ की है और ये इमेज वास्तव में किससे संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। अर्थात ये जो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर लैरिंक्स, इसे बोला जाता है लैरिंक्स, समझते जाना साथ साथ यहाँ पर। और ये है ट्रेकिया, और ट्रेकिया का यहाँ पर मतलब क्या होता है, श्वास नली। क्या मतलब होता है, श्वास नली। और ट्रेकिया और इस लैरिंक्स के मध्य यहाँ पर स्थित क्या है, अपनी थायराइड ग्रंथि स्थित है। थायराइड ग्रंथि के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक भाग ये इधर कर देता हूं मैं, एक भाग ये इधर कर देता हूं। तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित पहला क्वेश्चन उठता है थायराइड ग्रंथि की स्थिति को लेकर। एक एक बिंदु तुम समझते जाना। स्थिति से कई प्रकार के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें डालता है, लेकिन तुम आज के बाद में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो मुझे बताओ इसकी स्थिति में मुझे एक चीज लग रही है कि सर ये ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया जिसे अपन श्वास नली कहते हैं, ट्रेकिया के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि स्थित है। और अगर किसके नीचे स्थित है ये पूछता है तो किसके नीचे स्थित है, यह है लैरिंक्स के नीचे स्थित है। अर्थात इसकी स्थिति को लेकर 2 विचार मेरे सामने आते हैं। या तो ये क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर कि थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है, तो श्वास नली के दोनों तरफ। कहां स्थित होती है ये, श्वास नली के दोनों तरफ। और या ये उठाएगा किसके नीचे स्थित होती है, तो श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है, प्लस यह लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना किसकी स्थिति अपन ने स्पष्ट कर दी है, थायराइड ग्रंथि की स्थिति अपन ने स्पष्ट कर दी है। अर्थात श्वास नली के दोनों तरफ स्थित है और लैरिंक्स के यह वास्तव में नीचे स्थित है। दूसरा ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है ये इस्थमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में रीट में क्वेश्चन पूछा था। थायराइड ग्रंथि जिस संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई रहती है यहां पर नीचे, उससे बोला जाता है इस्थमस। अर्थात यह एक प्रकार का इस्थमस, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इस्थमस एक प्रकार का कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। अर्थात यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो किसको बांधे रखता है, थायराइड ग्रंथि को बांधे रखता है। तो यहां से यह दूसरा क्वेश्चन भी अपना तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन तैयार हुआ है स्थिति को लेकर, यानी श्वास नली और लैरिंक्स के नीचे स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि किस कनेक्टिव टिश्यू के से यह बंधी हुई रहती है, तो आंसर क्या रहता है, इस्थमस। तीसरा तुम्हारा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठता है, ध्यान देना। यहां पर क्वेश्चन उठता है कि इसके आकार को लेकर चर्चा करता है। तो इसके आकार की अगर तुमसे चर्चा करें तो ध्यान रखना इसका आकार होता है 25 से लगभग 30 ग्राम के लगभग इसका क्या होता है, आकार होता है। तीसरा तुम्हारा एग्जामिनर क्या पूछता है कि मुझे तो ये बताओ कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि ही हो जाएगी। यहां पर मैंने अंतःस्रावी की बात की है, अगर वैसे तुम्हें ग्रंथि पूछे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर।
तीसरा एग्जामिनर क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ये सेट करता है कि कितने सेंटीमीटर यह लंबी होती है। तो थायराइड ग्लैंड ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। और अगर तुम्हें पूछे कि कितने सेंटीमीटर यह चौड़ी होती है, तो थायराइड ग्लैंड ध्यान रखना कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अर्थात एक क्वेश्चन बना स्थिति को लेकर, एक क्वेश्चन बना आकार को लेकर, एक बना इसकी विशेषता जिसे बोला जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक बना किस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती है, इस्थमस से जुड़ी रहती है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, 25 से 30 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। अब बात करते हैं ये वाला जो है ना, ये वाला लोब होता है, इसे बोला जाता है RL और इसे बोला जाता है LL। ये RL और LL होते क्या है, इसको तुम यूं समझना। यहां पर ध्यान देना, ये जैसे ये अपने वाला इस्थमस है, ये मैंने पहले वाली इमेज में तुम्हारे सामने चर्चा कर ली, ये इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये थायराइड ग्रंथि वास्तव में एक और विशेषता लेकर घूमती है, और इसकी वो विशेषता क्या कहलाती है, बाइलोब्ड ग्लैंड। ये बाइलोब्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। और बाइलोब्ड का मतलब होता है द्विपालित ग्रंथि। द्विपालित ग्रंथि, ये ध्यान रखना, द्विपालित ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। एक हो गया राइट लोब और एक हो गया लेफ्ट लोब। अर्थात ये वाला राइट हो गया, ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। नीचे वाला ये टिश्यू कौन सा हो गया, इस समझ से हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे इसका आकार कैसा होता है, तो एनसीईआरटी ये लिखती है कि इसका आकार होता है इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह, ठीक है ना। और कौन सा अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है तितली के समान। तो तितली के समान भी आ सकता है, प्लस एच आकार भी आ सकता है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई थायराइड ग्रंथि से संबंधित। अभी मैंने हार्मोन्स नहीं लिए हैं, पहले अपन 10-15 क्वेश्चन बेसिक स्थिति को लेकर कर लेते हैं, ताकि हार्मोन्स में अपने कोई समस्या नहीं आए। तो कंप्यूटर जी के सामने मैं तुम्हारे सामने इसका पहला क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। एक व्यस्क मनुष्य में थायराइड ग्रंथि का औसत भार कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, औसत भार कितना होता है। शाबाश, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। औसत भार कितना होता है, 25 से 30 ग्राम इसका औसत भार होता है। अगला देखो, थायराइड ग्रंथि के दृष्टिकोण में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट कमेंट कर दो, कोई गलत नहीं करेगा। कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरे का राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, सभी बच्चों ने सही दिया है। पहला ऑप्शन देखो, यह द्विपालित या बाइलोब्ड एच आकार की होती है, बिल्कुल सही है। ये आकार भी एच होता है, बाइलोब्ड भी होती है, लेफ्ट और राइट। यह व्यस्क मनुष्य में 5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, बिल्कुल सही है, ये भी अपने चर्चा कर ली। यह एक गुलाबी रंग की ग्रंथि है, बिल्कुल सर, गुलाबी रंग की ग्रंथि ही होती है ये। यह स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में कुछ बड़ी होती है, नहीं सर, ये कथन इसका सही नहीं है, क्योंकि हमने जब इसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो तुलनात्मक अध्ययन में एनसीईआरटी कुछ ये कहती है कि यह स्त्रियों में बड़ी होती है, किसकी अपेक्षा बड़ी होती है, पुरुषों की अपेक्षा। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अर्थात अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा क्यों है, आखिर ये स्त्रियों में बड़ी क्यों होती है, क्योंकि ज्यादातर थायराइड के जो डिसऑर्डर हैं ये स्त्रियों में ही होता है। और वैसे भी मालूम है स्त्रियों में बड़ी होना जरूरी भी है, क्योंकि गर्भावस्था जैसे ही 270 दिन की समाप्त हो जाती है, तो कुछ कोशिकाएं फैलने की वजह से थायराइड ग्रंथि भी फूलती है। और थायराइड ग्रंथि के फूलने की वजह ही वास्तव में यह है कि स्त्रियों में यह सामान्यतः पुरुषों की अवस्था में बड़ी होती है। मानव में थायराइड ग्रंथि एक संयोजी उत्तक की पतली अनुप्रस्थ पट्टी से जुड़ी रहती है, जिस अनुप्रस्थ पट्टी को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बता दो, मात्र 5 सेकंड में। किस अनुप्रस्थ पट्टी से यह जुड़ी रहती है, किस अनुप्रस्थ पट्टी से यह जुड़ी रहती है।
पहला ऑप्शन है ट्रेकिया, स्टमक, लैरिंक्स, इनमें से कोई नहीं। ये जिस अनुप्रस्थ पट्टी से जुड़ी रहती है उसका नाम मैंने तुम्हें क्या बताया था? स्टमक। क्या बताया था? स्टमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो यहां पर ये जो अनुप्रस्थ पट्टी है, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का क्या नाम है? स्टमक। और एग्जामिनर ने यही पूछा है कि किससे जुड़ी रहती है? स्टमक से जुड़ी रहती है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी। मानव में थायराइड ग्रंथि की स्थिति होती है, फटाफट कमेंट कर दो, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मानव में थायराइड ग्रंथि की स्थिति होती है। पहला ऑप्शन देखो, श्वास नली के दाएं तरफ, ना दाएं होती है ना ही बाएं होती है, तो दो ऑप्शन तो कट गए, दोनों तरफ होती है। अब लैरिंक्स वाला देखो, लैरिंक्स के नीचे होती है कि लैरिंक्स के ऊपर होती है? तो लैरिंक्स से ऊपर नहीं होती है, तो सर लैरिंक्स के कहां होती है? नीचे होती है। तो श्वास नली के दोनों तरफ और लैरिंक्स के नीचे कौन स्थित होती है? अपनी श्वास नली, अपनी थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। ये देख लो, ये लैरिंक्स है, तो लैरिंक्स से तो हो गई नीचे और श्वास नली के हो गई दोनों तरफ। एक तरफ हो गया इसका राइट लोब और एक तरफ हो गया इसका लेफ्ट लोब, जिसको पालपन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि एक गुलाबी रंग की ग्रंथि है क्योंकि, फटाफट इसका कमेंट करके उत्तर बता दो मुझे, इसके गुलाबी होने के पीछे क्या कारण है? नहीं सर, अब की बात थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं निकला। इसके गुलाबी होने का केवल एक ही कारण है, इसके अंदर एक कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोलाइडी पदार्थ, और उस कोलाइडी पदार्थ का नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन। और ये थायरोग्लोब्यूलिन वास्तव में थायराइड ग्रंथि को कौन सा रंग प्रदान करता है? गुलाबी रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबिन होता है। इसमें आयोडीन होता है, लेकिन आयोडीन की वजह से भले ही थायराइड ग्रंथि अपना अस्तित्व प्रदान करती होगी, लेकिन आयोडीन का संबंध इसके रंग से बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यौगिक के रूप में पोटेशियम आयोडेट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आयोडीन युक्त नमक आता है, आयोडीन युक्त नमक आता है, उस आयोडीन युक्त नमक में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो आंसर क्या आता है? KI या पोटेशियम आयोडाइड। और ध्यान रखना, ये पोटेशियम आयोडाइड है ना, ये पोटेशियम आयोडाइड 1 किलोग्राम में तुम्हें लगभग यह इसकी मात्रा कितने से कितने ग्राम मिलेगी? 20 से 30 ग्राम मिलेगी। तो एक क्वेश्चन अपना यह भी तैयार होता है कि आयोडीन युक्त नमक में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखना यहां पर तुम। हमारा 6वां और 7वां क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 6वें का राइट आंसर बताओ मुझे। पहला है लिखना, फिर इसका राइट आंसर लिखना तुम, ताकि मुझे मालूम चले। 6वें का राइट आंसर वेरी गुड, बच्चों ने सही बताया है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत, ठीक है ना। लेकिन 7वां क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड। अर्थात अंतःस्रावी शब्द नहीं दे तब तक अपने को थायराइड पे नहीं जाना है। ऑप्शन में यहां पर भी थायराइड है, लेकिन यहां पर गलत माना जाएगा क्योंकि यहां पर अंतःस्रावी शब्द नहीं दिया है, यहां पर पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, अगर तुम्हें पूछे लीवर का या यकृत का वजन पूछे, तो ध्यान रखना वो यकृत का वजन कितना होता है? लगभग 1500 ग्राम होता है। और एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं, इस यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि यकृत में जो यूरिया बनता है ना, यह किस चक्र की देन है? RS प्री में क्वेश्चन पूछा था। तो यकृत में जो यूरिया बनता है ना, ये किस चक्र की देन है? यह है ऑर्निथिन चक्र की देन है।
तो आर्निथिन चक्र के द्वारा ही वास्तव में यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। लेकिन ये मैं तुम्हें डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि है डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां तक एक क्वेश्चन यही है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या आता है, यकृत। लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो क्या आएगा यहाँ पर, थायराइड। अग्नाशय के बारे में तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तब आंसर क्या आता है, अग्नाशय ग्रंथि। पहली कौन सी है, थायराइड, दूसरी कौन सी है, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, फटाफट कमेंट कर दो। 8वें का, 8th का राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बता दो। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, शाबाश, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। और निम्न में से सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अब 9वें का कमेंट करके बताओ तुम। 8वें का तुम सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 9वें का भी तुम सभी, उम्मीद है कि तुम सभी बच्चे सही आंसर दे पाओगे। कुछ बच्चे इनमें से कोई नहीं कर रहे हैं, बात तो तुम्हारी सही है क्योंकि तुमने सबसे छोटी रट्टा मार रखा है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो यहां पर वास्तव में पीयूष ग्रंथि सही है। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा कि पूरे शरीर में, यहां पर तो निम्न में से पूछा है, अर्थात अपने को इन तीनों में से ही उत्तर देना है, इनमें से कोई नहीं तक अपन नहीं जा सकते। तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल। दो ही छोटी को लेकर क्वेश्चन आता है, या तो पीयूष और या फिर पीनियल, ठीक है ना, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा। तो अगर पीयूष ऑप्शन में हो तो पीयूष राइट आंसर हो जाएगा, पीनियल ऑप्शन में हो तो पीनियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फटाफट कमेंट कर दो 10वां। 10th का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। शाबाश, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, नहीं सर, दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि नहीं है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वास्तव में कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो आंसर तो अपना है दिया अपने, आंसर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीसरे पर चर्चा कर लेते हैं, सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा है, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन है, यकृत ही है। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि सर ये जो यकृत है ना, यकृत, इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। उसमें कई ऑप्शन दिए थे, उसने पहला ऑप्शन दिया था लीवर, इस प्रकार से ऑप्शन दिए थे, लेकिन इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है हिपेट। यकृत को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, हिपेट, जबकि लीवर तो इसका वास्तव में इंग्लिश वर्ड है। अब देखो, निम्न में से कौन सा एक उपनाम थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन सा इसका उपनाम नहीं है, फटाफट कमेंट कर दो। 11th, शाबाश, द्विपालित या बायोलोब्ड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि दो लोब पाए जाते हैं, एक राइट साइड में पाया जाता है, एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाले को बोला जाता है राइट लोब और लेफ्ट साइड बोला जाता है लेफ्ट लोब। आउटू ग्रंथि भी कहते हैं, पैराउटू ग्रंथि नहीं कहते, क्योंकि पैराउटू ग्रंथि तो किसे कहते हैं, पैराथायराइड को कहते हैं। तो अपने को राइट आंसर तो मिल गया, इसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथे ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं, इसे कहते हैं स्व आत्महत्या ग्रंथि या इसे कहते हैं सेल्फ सुसाइड ग्लैंड। इसके पीछे दो तर्क हैं सर, कितने तर्क हैं, दो तर्क हैं। पहला तर्क तो है इसकी स्थिति को लेकर, पहला तर्क है इसकी स्थिति को लेकर। इसकी स्थिति को लेकर क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि यह श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है, श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो फांसी लगाने पर यहां पर वास्तव में रस्सा डाला जाता है। अब फांसी लगाता है तो श्वास नली दोनों तरफ से दबाव लगाती है और श्वास नली दोनों तरफ से दबाव लगाने की वजह से
थायराइड ग्रंथि दोनों तरफ से दबाव लगाती है, तो दोनों तरफ से दबाव लगाने की वजह से श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है और अवरुद्ध होने की वजह से व्यक्ति की फटाफट मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे स्व आत्महत्या ग्रंथि भी कहते हैं। इसका दूसरा कारण इंपॉर्टेंट है और दूसरे कारण की मैं तुम्हें चर्चा करूंगा आने वाले क्वेश्चंस में। आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें मैं तुम्हें उसकी डिटेल बताऊंगा। तो अब ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखो यहां पर अपन एक क्वेश्चन और आया है, एडम्स एप्पल या आदम का सेब किसे कहते हैं? एडम एप्पल या आदम का सेब किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को ही कहा जाता है। अपना जो गुठन्ना होता है ना, गुठन्ना, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है एडम एप्पल। इसके पीछे कई आध्यात्मिक कारण है, लेकिन वो आध्यात्मिक कारणों में मैं तुम्हें गहराई में लेकर तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा। कंपटीशन के हिसाब से सिर्फ तुम्हें ये याद करना है कि एडम एप्पल के नाम से या आदम का सेब के नाम से निम्न में से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि जानी जाती है। थायराइड ग्रंथि एक प्रोटीन का निर्माण करती है जिसे थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं। यह प्रोटीन मुख्यतया किन एमिनो अम्लों से बना होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है सर रेलवे 2018 में। फटाफट कमेंट करके बता दो अगर तुम्हें आता है तो। 13 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो भाई। थायरोग्लोबिन है और ये एक प्रकार का प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो एमिनो अम्लों से ही बना है, तो ये किस एमिनो अम्ल से बना रहता है? टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से बना रहता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। अब देखो अगला बात, थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए 1 2 3 4 खूब पढ़ा है तुमने। थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। तो चर्चा करते हैं कौन कौन से हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब चर्चा कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि के हार्मोन की। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन की चर्चा करने से पहले मैं तुम्हें 2 कोशिकाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। थायराइड ग्रंथि की टोटल 2 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं, अर्थात कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। किस ग्रंथि की चर्चा कर रहे हैं? थायराइड ग्रंथि की चर्चा। पहली कोशिकाओं का प्रकार कहलाता है पुटकीय कोशिका। ध्यान देना यहां पर, पहली कोशिका का प्रकार क्या कहलाता है? पुटकीय कोशिका। और दूसरी कोशिका का प्रकार कहलाता है पैराफोलिक्यूलर। दूसरी कोशिका का प्रकार क्या कहलाता है? पैराफोलिक्यूलर। एक हो गई पुटकीय कोशिका और एक होगी पैराफोलिक्यूलर कोशिका। सबसे पहले चर्चा करते हैं पुटकीय कोशिका से। पुटकीय कोशिका से, इस पुटकीय कोशिका से ध्यान रखना 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन। पहले हार्मोन का नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राईआइडोथायरोनिन, ये तो हो गई इसका पहला हार्मोन। इसमें 3 आयोडीन जुड़ते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है T3। और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन, और इसमें 4 आयोडीन जुड़ने की वजह से इसे बोला जाता है T4। अर्थात एक हो गया T3 हार्मोन और एक हो गया T4 हार्मोन। चर्चा करते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी अपन बातें। ट्राईआइडोथायरोनिन में 3 आयोडीन जुड़ते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन में 4 आयोडीन जुड़ते हैं। ये जो T3 होता है, इस T3 की मात्रा कम होती है T4 की बजाय। इसकी मात्रा होती है लगभग 10 से 15%, और T4 की जो मात्रा है, इस T4 की मात्रा होती है 70 से 90%। तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि में किस हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, T3 या T4? तो आंसर क्या आता है यहां पर? T4। और कुछ अवस्था में 5 से 10% एक और अलग हार्मोन पाया जाता है जो पैराफोलिकुलर से निकलता है। इसके बारे में मैं तुम्हें चर्चा करूंगा बाद में। 10 से 15% पाया जाता है। 10 से 15% T3 पाया जाने की वजह से भी यह T4 की तुलना में वास्तव में क्या होता है? अधिक शक्तिशाली
होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, और यह पूर्णतया क्या होता है, सक्रिय होता है। ये तुम्हें किसके बारे में इंफॉर्मेशन याद करनी है, T3 से संबंधित। इसकी मात्रा ज्यादा होते हुए भी यह वास्तव में कम शक्तिशाली होता है, यह वास्तव में कम शक्तिशाली होता है, और यह कुछ अवस्था में पूरे तरीके से क्या होता है, निष्क्रिय होता है। अर्थात ये दोनों अंतर तैयार हो गए T3 में और T4 में। और मैं तुम्हें इतना भी बता दूं कि T3 और T4 इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है थायराइड हार्मोन। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, थायराइड हार्मोन। ये बात होगी किन कोशिकाओं की, पुटकीय कोशिकाओं की। अब चर्चा करते हैं अपन एक अलग कोशिका के बारे में जिसका क्या नाम है, पैराफोलिक्यूलर कोशिका। ये इंपोर्टेंट है सर, पैराफोलिक्यूलर कोशिका। इन पैराफोलिक्यूलर कोशिकाओं को ही बोला जाता है सी सेल्स। ये दोनों एक ही नाम है, क्या बोला जाता है, सी सेल्स। यहां से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या नाम है दोस्तों उसका, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझना यहां पर। इस कैल्सिटोनिन हार्मोन का अपने शरीर में क्या कार्य है, इसका मुख्य एक ही कार्य है कि यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को, समझ से जाना यहां पर, रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, कम करता है। तो बताओ थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन कैल्शियम नामक खनिज लवण से संबंध रखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। श्रावण होता किस कोशिका से है, पैराफोलिक्यूलर कोशिका से। इसे बोला जाता है सी सेल, और इसके भी सर अलग अलग भाग होते हैं। तो किस भाग से यह स्रावित होता है, स्ट्रोमा भाग से। किस भाग से स्रावित होता है, स्ट्रोमा भाग से। अर्थात कैल्शियम के स्तर को कम किसने किया, कैल्सिटोनिन ने। इसका मतलब ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है यह दो हार्मोनों के विपरीत काम करता है, जिसमें एक हार्मोन का नाम है पीटीएच। पीटीएच का मतलब हो गया यहां पर पैराथायराइड हार्मोन। समझ से जाना यहां पर तुम, इसका मतलब क्या हो गया, पैराथायराइड हार्मोन। क्यों सर, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, और यह कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, कम करता है। तो तुम्हारा एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पीटीएच हार्मोन के विरुद्ध में, पीटीएच हार्मोन के अगेंस्ट थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो आंसर क्या आता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह सर एक विटामिन के भी विपरीत काम करता है, जिसका क्या नाम है, विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी भी कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यह भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है कि विटामिन डी के विपरीत काम करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आंसर क्या आता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो शुरू करते हैं अपन इससे संबंधित पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस हार्मोन का संबंध थायराइड ग्रंथि से नहीं है, फटाफट कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो किस हार्मोन का संबंध थायराइड ग्रंथि से नहीं है। टेट्राआइडोथायरोडीन है सर, जिसे अपन ने T4 कहा। ट्राईआइडोथायरोडीन है सर, जिसे अपन ने T3 कहा। पैराथायरो हार्मोन नहीं है सर, पैराथायरो हार्मोन का संबंध तो किससे हो गया, पैराथायराइड हार्मोन से हो गया। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का भी वास्तव में इससे संबंध है। इन दोनों का श्रावण किन से हुआ, पुटकीय कोशिकाओं से, और इसका श्रावण कहां से हुआ, पैराफोलिक्यूलर कोशिकाओं से, पैराफोलिक्यूलर कोशिकाओं से। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन ट्राईआइडोथायरोडीन के संबंध में असत्य कथन है, फटाफट कमेंट कर दो। निम्न में से कौन सा कथन ट्राईआइडोथायरोडीन T3 के संदर्भ में असत्य कथन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या रहा है, फालतू में तुक्का मत लगाओ। अरे भाई पहला ऑप्शन देखो, यह आयोडीन युक्त होता है। पूरी थायराइड ग्रंथि के सारे हार्मोन में आयोडीन तो पाया जाता है कैल्सिटोनिन के अलावा। T3 की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सक्रिय होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
T4 की तुलना में, सॉरी, क्योंकि T3 अधिक शक्तिशाली होता है, सही है। कुल हार्मोन का लगभग 10% बनाता है, ये तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो असत्य कथन कोई है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं भी तो आ सकता है, जब अपने सामने तीनों इंफॉर्मेशन इससे संबंधित है, तो क्वेश्चन आंसर अपने को मिला ही नहीं, तो फिर तुक्का लगाने की क्या आवश्यकता है। अगला देख, टेट्राहाइड्रोथायरोडीन यानी T4 कुल हार्मोन का औसतन कितना भाग बनाता है, फटाफट कमेंट करो। T4 के बारे में बात की है, इसमें सर ऑप्शन गलत है, इसमें ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है इसमें 70 से 80%, माफ कीजिएगा ये गलती होगी टाइपिंग वालों से, 70 से 80%, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 70 से 80%। ये बातचीत किसकी है, T3 की है। T4 का वेटेज कितना रहता है, 70 से 80%, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी। T3 और T4 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करो। शाबाश, क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कार्य थायराइड हार्मोन के अंतर्गत नहीं आता, फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, कुछ बच्चों ने सही दिया है, बाकी ज्यादातर बच्चों का गलत है। थायराइड हार्मोन के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता, यह आधारी उपापचयी दर बीएमआर में कमी करता है, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। कायांतरण में सहायक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, कायांतरण। यह वसा व कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न करना भी किसका कार्य है, थायराइड हार्मोन का कार्य ही है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो आधार उपापचयी क्रियाएं होती है ना, उनमें उनके रिएक्शन को यह कभी भी कम नहीं करता, उनके रिएक्शन को तो यह वास्तव में बढ़ाता है। अर्थात बीएमआर की जब हमने बात की तो बीएमआर को बढ़ाने का कार्य थायराइड हार्मोन का है, बीएमआर को घटाने का कार्य थायराइड हार्मोन का नहीं है। बीएमआर का मतलब होता है बेस मेटाबॉलिक, इसको लिख देता हूं मैं, बेस मेटाबॉलिक रिएक्शन। बेस मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है ये बीएमआर, समझ लेना यहां पर। वसा और कार्बोहाइड्रेट, चौथे ऑप्शन में इसका उत्तर है, वसा और कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उन उत्पन्न ऊर्जा को थायराइड हार्मोन जिस क्रिया से काम में लेता है उसे बोला जाता है बीएमआर। उसे क्या बोला जाता है, बीएमआर बोला जाता है। इसके तीसरे ऑप्शन में चर्चा करना तुम, कायांतरण में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मेरे दोस्तों इसे कायांतरण का हार्मोन कहते हैं। कायांतरण का मतलब क्या होता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। कोई भी कीट होता है ना, कीट, इस कीट की प्रारंभिक अवस्था होती है लार्वा अवस्था। कीट की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, लार्वा अवस्था। और लार्वा अवस्था से वयस्क में बदलने को ही बोला जाता है कायांतरण, और ये प्रक्रिया कौन करता है, थायराइड हार्मोन करता है। जैसे मेंढक का लार्वा टेंडपोल कहलाता है, तो टेंडपोल से मेंढक का बनना कायांतरण कहलाता है। और टेंडपोल से मेंढक के बनने में किस हार्मोन का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, थायराइड हार्मोन का अपना महत्वपूर्ण योगदान। कैल्सिटोनिन हार्मोन का श्रावण कहां से होता है, फटाफट कमेंट कर दो मुझे 20वें का। शाबाश, सी कोशिका भी सही है, पैराफोलिकुलर भी सही है, उपरोक्त दोनों एक ही बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन कैल्सिटोनिन हार्मोन के संदर्भ में सही नहीं है, फटाफट कमेंट करो। कैल्सिटोनिन के बारे में बात की है, कैल्सिटोनिन गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। कुछ बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया है, यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता है, बिल्कुल सही है, कैल्सिटोनिन घटाता है। विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन डी बढ़ाता है, ये घटाता है। यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। भाई कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि हुई
तभी तो कैल्शियम की मात्रा घटी। तो ये तो वैसे ही तुम लॉजिक लगा सकते थे। यह पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन के समरूप कार्य करता है, यह उसके समरूप कार्य नहीं करता, यह उसके वास्तव में विपरीत कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विटामिन डी के भी विपरीत कार्य करता है, पीटीएच हार्मोन के भी विपरीत कार्य करता है। अब बात करते हैं थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं। थायराइड हार्मोन के अल्पस्रावन पूछे तो भी वही बात है, और अगर तुम्हें पूछे आयोडीन की कमी तो भी वही बात है। तीनों एक ही बात है। अल्पस्रावन का मतलब होता है उसकी कमी। 3 रोग तुम्हें याद करने हैं। उसमें पहले रोग का नाम है जड़ वामनता रोग, जड़ वामनता रोग, और इसी जड़ वामनता को बोला जाता है क्रिटिनिज्म रोग। क्या बोला जाता है? क्रिटिनिज्म रोग। ये जो एक शब्द है ना, ये शब्द है क्रिटिन्स, और इस क्रिटिन्स का मतलब होता है बेवकूफ। क्या मतलब होता है? बेवकूफ। अर्थात कहीं ना कहीं तो जड़ वामनता रोग या क्रिटिनिज्म का संबंध बेवकूफी से है। तो ये जो क्रिटिनिज्म रोग है ना, ये किसमें होता है? बच्चों में होता है। अर्थात इसमें बच्चे के शरीर का भी विकास नहीं होता, बच्चे के मानसिक संतुलन का भी विकास नहीं होता, बच्चे की ग्रंथियों का भी विकास नहीं होता, और बच्चों की शारीरिक या मानसिक विकास नहीं होना ही क्या कहलाता है? क्रिटिनिज्म रोग कहलाता है। दूसरा जो रोग होता है ना, उसका नाम है मिक्सिडीमा रोग। उसका क्या नाम है? मिक्सिडीमा रोग। अर्थात अल्पस्रावन से 2 रोग तैयार हो गए, एक जड़ मानवता और एक मिक्सिडीमा। इसी मिक्सिडीमा को एनसीईआरटी में लिखा जाता है ऑटो अल्पक्रियता रोग। ये तुम्हें सब नाम याद करने हैं। ऑटो अल्पक्रियता रोग। तो ऑटो अल्पक्रियता रोग भी किसे कहते हैं? मिक्सिडीमा में ही कहते हैं। लेकिन यह मिक्सिडीमा ज्यादातर होता है वयस्क महिला में। किसमें होता है? वयस्क महिला में। तो तुम्हें स्पेशल शब्द दे दे कि वयस्क महिला में कौन सा रोग होगा तो मिक्सिडीमा, बच्चों में कौन सा रोग होगा तो जड़ मानवता। तीसरा जो इसका रोग होता है ना, उसे बोला जाता है सामान्य घेंगा रोग। उसे क्या बोला जाता है? सामान्य घेंगा रोग। और सामान्य घेंगा रोग का दूसरा नाम है गलगंड, और इसी गलगंड को यहां पर एक और नाम से बोला जाता है, इसे बोला जाता है साइंस में गोइटर रोग। तो ये तीनों का संबंध इसके अल्पस्रावन से है, अर्थात आयोडीन की कमी से है। एक एक के बारे में 2-2, 3-3 बिंदुओं पर और जान लेते हैं। यहां पर मैंने जो पहला इमेज आपके सामने ड्रॉ की है ना, वो कौन है? जड़वान। ये जड़वानता मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि कौन प्रभावित होते हैं बच्चे। तो यह किसमें होने वाला रोग है? बच्चों में होने वाला रोग है। पहली इमेज मैंने आपके सामने जो देखी है ना, इसको तुम ध्यान से देखो। ये क्या कहना चाहती है? ये आपके सामने ये कहना चाहती है कि बच्चे के पैरों को देखो तुम, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आया था कि बच्चों में, देखो क्वेश्चन कैसे बेवकूफ बनाया था। क्वेश्चन ये आया था कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, इन बच्चों में हाथ पांव का बेडोल होना, इन बच्चों में हाथ पांव का क्या होना? बेडोल होना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कहलाता है? तो यहां पर आंसर क्या निकल कर आया था? जड़वानता रोग कहलाता है या क्रिटिनिज्म रोग कहलाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता, बच्चे की बुद्धि का विकास भी नहीं होता। और एक मैं तुम्हें और बता दूं कि बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता तो बच्चे की शारीरिक कमजोरी भी इसमें आती है, प्लस बच्चे की शारीरिक कमजोरी के अलावा बच्चे की मानसिक कमजोरी भी इसमें आती है। ये सारे बिंदु तुम्हें किससे संबंधित याद करने हैं? जड़ वामनता से संबंधित याद करने हैं। यहां पर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में हाथ पांव का बेडोल होना थायराइड ग्रंथि से कि किस रोग से संबंध रखता है? तो आंसर क्या करोगे तुम? जड़ वामनता रोग। दूसरा रोग मैंने तुम्हें बताया था मिक्सिडीमा रोग। इसी मिक्सिडीमा रोग को आपने कह दिया कि सर इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ऑटो अल्पक्रियता रोग। इसे क्या कहते हैं? ऑटो अल्पक्रियता रोग कहते हैं। इससे संबंधित तुम्हें 2 विशेषताएं याद करनी है। एक तो ये होता है ज्यादातर किसमें? व्यस्क महिला में। वो बच्चों में था, ये किसमें होता है? व्यस्क महिला में होता है। इसमें एक इंफॉर्मेशन तुम्हें ये भी याद करनी है
कि इसमें जो त्वचा है ना, त्वचा पीली हो जाती है, तो त्वचे के पीलेपन के लिए भी कौन जिम्मेदार है? मिक्सिडीमा जिम्मेदार है। या देखो यहाँ पर पैरों की जो त्वचा है ये मोटी हो जाती है, तो त्वचा का मोटापन भी किस बीमारी में आता है? तो आंसर क्या आता है यहाँ पर? मिक्सिडीमा में आता है। ये सारी बातें याद करनी है। और यह ज्यादातर महिलाओं के होने की वजह से इसे गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसे गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। तो ये सारी बातें तुम्हें मिक्सिडीमा से संबंधित याद करनी है। एक रोग होता है गलगंड रोग। इस गलगंड रोग को मैंने तुम्हें कहा कि गलगंड रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वास्तव में अन्य किस नाम से? गोइटर के नाम से, या इसे बोला जाता है घेंगा रोग। ठीक है ना। सामान्य आयोडीन की कमी से वास्तव में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है ना। तो थायराइड का फूलना, शब्दों को समझना यहां पर तुम, थायराइड का फूलना वास्तव में क्या कहलाता है? तो आंसर क्या आता है? गलगंड। या हम ये भी कह सकते हैं कि थायराइड का फूलना भी कहो, या सामान्य आयोडीन की कमी कहो, आयोडीन की क्या कहो? कमी कहो, तब भी आंसर क्या आता है? गलगंड रोग आता है। एक चीज, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि थायराइड ग्रंथि का ऐसा कौन सा रोग है जो पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। तो थायराइड ग्रंथि का कौन सा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है? गलगंड रोग। क्यों? क्योंकि सर पहाड़ी इलाकों का जो पानी आता है ना, उन पानी में वास्तव में आयोडीन की मात्रा न के बराबर होती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सा रोग होता है? गलगंड या गोइटर रोग होता है। तो शुरू करते हैं अल्प श्रावण के तीनों रोगों से संबंधित अपन क्वेश्चन एंड आंसर। फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे 22वें का राइट आंसर। निम्न में से किस रोग का संबंध थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प श्रावण से है? फटाफट कमेंट कर दो। अल्प श्रावण से नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। जड़ वामनता अल्प श्रावणी है, एक्जोफ्लेमिक अल्प श्रावण नहीं है, मिक्सिडीमा है, गलगंड है। एक्जोफ्लेमिक का कारण तो वास्तव में इसका अति श्रावण है। तो अपन बात करेंगे आगे, तो अपने को राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सामान्यतः आयोडीन की कमी से डैश नामक रोग होता है। फटाफट कमेंट कर दो। पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध मैंने तुम्हें एक ही रोग से बताया, फटाफट कमेंट करके बता दो। सही बता रहे हो। पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध केवल और केवल किससे है? गलगंड से है। क्यों होता है सर? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पानी में आयोडीन की मात्रा नहीं होती। पानी में किसकी मात्रा नहीं होती? आयोडीन की मात्रा कम होती है या न के बराबर होती है। तो आयोडीन की एक अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो गया? वहां पर गलगंड रोग हो गया। थायरोक्सिन हार्मोन या आयोडीन के अल्प श्रावण से बच्चों में, फटाफट करो, बच्चों में होने वाला रोग। बच्चा मंद बुद्धि रहता है, हाथ पांव बेडोल हो जाते हैं, वही रोग है ये। अरे वाह, सभी बच्चों ने सही दिया है। कौन सा रोग होता है? जड़ वामनता, और जिसे ही क्या बोला जाता है? क्रिटिनिज्म रोग। इसे अपन ने क्या कह दिया? क्रिटिनिज्म रोग कह दिया। अगला देखो, थायरोक्सिन हार्मोन या आयोडीन के अल्प श्रावण से व्यस्क में कौन सा रोग होने वाला है? व्यस्क में फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश। व्यस्क में कौन सा रोग होगा? मिक्सिडीमा रोग होगा। अगला देखो, अब एक और रोग इंपॉर्टेंट है जिसे बोला जाता है हाशिमोटो रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसके बारे में समझना। हाशिमोटो रोग होता क्या है? जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें जब एक ग्रंथि पढ़ाई थी मस्तिष्क में, उस ग्रंथि का नाम था हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे एक लटकी हुई मटर के दाने की समान संरचना होती है जिसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। अर्थात इस ग्रंथि का क्या नाम है रे? हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा समझना, इस हाशिमोटो रोग का संबंध आखिर हाइपोथैलेमस से क्यों है। और यहां पर ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम है टीआरएच हार्मोन। टीआरएच हार्मोन मैंने तुम्हें अंतःस्रावी तंत्र के पहले पार्ट में टीआरएच हार्मोन की फुल फॉर्म भी बताई थी, इसके कार्य बताए थे, लेकिन एक बार और मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका मतलब क्या है? थायरो। क्या मतलब है?
थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक बार मैं तुम्हें और बता देता हूं ताकि तुम्हारे रिपीट हो जाए। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग ध्यान रखना हमेशा हाइपोथैलेमस के हार्मोनों में ही लगता है। और पीयूष ग्रंथि के पास ये हार्मोन आता है। पीयूष ग्रंथि इस हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, इसलिए इस हार्मोन को यहां पर बोला जाता है टीएसएच। यहां पर इस हार्मोन का नाम क्या हो जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मुलेटिंग हार्मोन। ध्यान देना यहां पर। तो यहां पर तुम शब्दों को समझना। रिलीज कहां से हुआ? हाइपोथैलेमस से, इसलिए इसको टीआरएच कहा गया। रिलीज का मतलब सिक्रेट होना या फिर श्रावण होना, और स्टिमुलेट का मतलब प्रेरित होना। तो प्रेरित कहां पर हुआ? ये पीयूष ग्रंथि में हुआ। और ये जो है ये टीएसएच हार्मोन कहां पर आया? ये टीएसएच हार्मोन मेरे दोस्तों कहां पर आ गया? ये आ गया थायराइड ग्रंथि पर। ये अपने बना दी थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि पर हार्मोन अपना कार्य कर देता है। नॉर्मल प्रक्रिया तो यही चलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान पर समझना। थायराइड टीएसएच हार्मोन कभी कभी थायराइड ग्रंथि पर नहीं आता, और यहां पर वास्तव में कुछ एंटीबॉडीज आ जाते हैं, और ये एंटीबॉडीज इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्थान ले लेते हैं, और इस प्रकार से ये एंटीबॉडीज चारों तरफ ही जमा हो जाते हैं। अर्थात कुछ अवस्था में थायराइड हार्मोन या टीएसएच हार्मोन इस थायराइड ग्रंथि का नहीं पूछा, और कुछ एंटीबॉडीज ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, और इस एंटीबॉडीज की संख्या अधिक होने की वजह से वापस संदेश पीयूष ग्रंथि के पास जाता है, और पीयूष ग्रंथि को यह कहा जाता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम करो, क्योंकि यहां पर संख्या ज्यादा हो रही है। तो पीयूष ग्रंथि यह कहती है कि मैंने तो उतना ही थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट किया है जितनी आवश्यकता हो। फिर मालूम चलता है कि कुछ एंटीबॉडीज ने वास्तव में बहुरूपीय के तौर पर थायरोक्सिन हार्मोन का स्थान ले लिया, और थायरोक्सिन हार्मोन का स्थान लेने की वजह से पूरी थायराइड ग्रंथि को यह नष्ट कर देती है, और थायराइड ग्रंथि का नष्ट होना ही मेरे दोस्तों कहलाता है हाशिमोटो रोग। तुम्हारा एग्जामिनर हाशिमोटो रोग से संबंधित तुम्हें 3-4 दुख देता है। मैं तुम्हें बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन देता है। ये एक तो तुम्हें यह कहता है कि निम्न में से कौन सा स्वप्रतिरक्षी रोग है? स्वप्रतिरक्षी रोग है। तो स्वप्रतिरक्षी रोग भी कौन सा है? हाशिमोटो रोग है, और इससे बोला जाता है थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की क्या बोला जाता है? आत्महत्या। तो थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी कौन जाना जाता है? हाशिमोटो रोग। तो ये सारी बीमारी थी हाशिमोटो रोग से संबंधित। ट्यूशन करोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो देखते हैं इससे संबंधित अपन पहला क्वेश्चन। कभी कभी थायराइड ग्रंथि के अलग श्रावण के उपचार में ली जाने वाली औषधि जहर का काम कर जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी सर एनटीपीसी में आया हुआ है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन उठाया है। अपन कहते हैं ना कि लेवल नहीं आता, लेवल ही आता है सर। औषधि जहर का काम कर जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या। और थायराइड की आत्महत्या ही वास्तव में क्या कहलाती है? हाशिमोटो रोग। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा रोग एक स्वप्रतिरक्षित रोग है? तो मैंने कहा स्वप्रतिरक्षित रोग कौन सा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? हाशिमोटो रोग। 2-4 क्वेश्चन और आएंगे ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट हाशिमोटो रोग से संबंधित बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो तुम, स्वप्रतिरक्षित रोग भी कौन है? हाशिमोटो रोग। अब आता है थायराइड हार्मोन के अतिश्रावण से। वो अल्पश्रावण से अब कौन सा आता है? इसका अतिश्रावण आता है। अतिश्रावण से भी ध्यान रखना 3 रोग होते हैं। एक रोग का नाम है एक्जोफ्लेमिंग रोग, एक्जोफ्लेमिंग या एक्जोफ्लेमिक रोग। दूसरा अतिश्रावण से होने वाले रोग का नाम है प्ल्यूमर रोग। क्या नाम है सर? प्ल्यूमर रोग। और तीसरा अतिश्रावण से होने वाले रोग का नाम है ग्रेवी रोग, या इसे बोला जाता है ग्रेव्स रोग। तो टोटल कितने रोग हो गए? 3 रोग। 3 रोग ही हुए अल्पश्रावण से, 3 रोग ही हुए अतिश्रावण से। तो देखते हैं अपन पहला एक्जोफ्लेमिक रोग आखिर होता क्या है। एक्जोफ्लेमिक रोग में आखिर क्या होता है? लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं सर, एक्जो, और एक होता है एंडो। क्या होता है? एंडो। एक्जो का मतलब होता है बाहर, और एंडो का मतलब होता है भीतर।
क्या मतलब होता है? भीतर। तो यहाँ पर एक्जो लगा हुआ है और ओप्थियल का मतलब होता है नेत्र। तो इसका मतलब इस रोग में नेत्र गोलक बाहर आ जाता है। नेत्र गोलक कहां आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो नेत्र गोलक का बाहर आ जाना क्या कहलाता है? एक्जोफ्लेमिक रोग कहलाता है। तो आखिर ये एक्जोफ्लेमिक रोग में नेत्र गोलक बाहर क्यों आया? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे सर एक ही कारण है, वो कारण मैं यहां पर लिख देता हूं। आखिर वो क्या कारण है? वो कारण क्या है कि इस नेत्र गोलक के नीचे इसमें कुछ अवस्था में श्लेष्म जमा हो जाते हैं। कुछ अवस्था में क्या जमा हो जाते हैं? श्लेष्म जमा हो जाते हैं। तो श्लेष्म जमा हो जाते हैं, इसीलिए नेत्र गोलक बाहर आ जाता है, जिसे बोला जाता है एक्जोफ्लेमिक रोग। और ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति के यह रोग होता है ना, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की आंखें डरावनी आंखें रहती है और वह हमेशा, ध्यान रखना, घूरता हुआ नजर आता है। वह हमेशा कैसा नजर आता है? घूरता हुआ नजर आता है। तो इसे बोला जाता है एक्जोफ्लेमिक रोग। इसको तुम यूं समझना, ये देखो यहां पर ये जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक बाहर आ रहा है। तो नेत्र गोलक बाहर आ रहा है क्योंकि अंदर यहां पर श्लेष्म जमा हो रहा है। तो श्लेष्म जमा होगा तो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, और बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो नेत्र गोलक बाहर आ जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है? एक्जोफ्लेमिक रोग बोला जाता है। और ये जो रोग जिसके भी होता है ना, वह व्यक्ति वास्तव में डरावना चेहरा लेकर घूमता है, डरावनी आंखें लेकर घूमता है, या घूरता हुआ नजर आता है। तो ये दोनों अपने को प्रॉब्लम से याद करनी है एक्जोफ्लेमिक से संबंधित। इससे संबंधित एक रोग होता है प्ल्यूमर रोग। क्या होता है प्ल्यूमर रोग? मैंने तुम्हें बताया, प्ल्यूमर रोग से संबंधित तुम्हें एक ही लाइन याद करनी है, सीधी सीधी सी। क्या याद करनी है? थायराइड ग्रंथि में, इसमें थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठों का बनना, जगह जगह किनका बनना? गांठों का बनना। जगह जगह गांठों का बनना वास्तव में क्या कहलाता है? प्ल्यूमर रोग कहलाता है। और ग्रेवी रोग क्या होता है? ग्रंथि के फूलने की अवस्था। समझना यहां पर, ग्रंथि के क्या होने की अवस्था? फूलने की जो अवस्था है, तो ग्रंथि के फूलने की अवस्था मेरे दोस्तों क्या कहलाती है? ग्रेवी रोग कहलाती है। इसको यूं समझना तुम। यहां पर मैंने तुम्हारे सामने एक जो इमेज जो की है ना, ये वास्तव में चारों तरफ ये गांठें बन रही हैं, और चारों तरफ इस प्रकार से जो गांठें बनती है ना, इसे बोला जाता है प्ल्यूमर रोग। और यह प्ल्यूमर रोग भी वास्तव में थायराइड ग्रंथि का या आयोडीन का क्या है? अतिश्रावण है। और ग्रंथि के फूल जाने की अवस्था कुछ इस प्रकार से होती है। तो ग्रंथि के फूल जाने की अवस्था क्या कहलाती है? ग्रेवी रोग कहलाती है। अब यहां पर तुम मेरी बात को ध्यान से समझना। ग्रंथि के फूलने की दो अवस्थाएं होती हैं। अल्प श्रावण से फूल रही है, ध्यान देना यहां पर, अगर ग्रंथि अल्प श्रावण की वजह से फूल रही है तब उसे बोला जाता है गोल्टर या घेंगे रोग, घेंगा रोग। और अगर अति श्रावण से बोली जाती है तो उसे बोला जाता है ग्रेवी रोग। दोनों में अंतर है। तो क्वेश्चन करते हैं अपन इससे संबंधित अगला। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के अति श्रावण से होने वाले रोग हैं। फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, तीनों ही रोग हैं, एक्जोफ्लेमिक भी है, प्ल्यूमर भी है, ग्रेवी भी है। और ग्रेवी को ही क्या बोला जाता है? ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है। अगला देखो, किस रोग में व्यक्ति के नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म जमा हो जाता है, नेत्र गोलक बाहर की ओर आ जाता है। तो नेत्र गोलक के बाहर की ओर आना ही क्या कहलाता है? एक्जोफ्लेमिक रोग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठों का बनना क्या कहलाता है? तो जगह जगह जो गांठ बन रही है ना, जिसे क्या बोला जाता है? प्ल्यूमर रोग बोला जाता है। सामान्यतः थायराइड ग्रंथि के फूल जाने की अवस्था क्या कहलाती है? तो फूलने की अवस्था क्या कहलाती है? ग्रेवी रोग कहलाती है। तो आज अपने सारे क्वेश्चन किससे संबंधित किए थे? थायराइड ग्रंथि से संबंधित किए थे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।